गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा सा गैप हम दोनों के बीच हो गया था, हम लोगों के बीच। उस गैप का कुछ कारण था पर्सनल। अब आपका एग्ज़ाम आ गया है। सर्कुलर मोशन में जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है वहाँ तक आप तैयार कीजिए, वहाँ तक आपको पेपर में आएगा। और रिलैक्स होकर बिल्कुल ऑनेस्टी से आप अपना पेपर दीजिए। पेपर के समय, एग्ज़ाम के समय घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुश होकर के। हाँ, मेहनत ज़रूर कीजिए, पूरे कोर्स का रिवीजन कीजिए, ईमानदारी से रिवीजन कीजिए। हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सर्कुलर मोशन चैप्टर में सर्कुलर मोशन क्यों होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, ये कितने टाइप का होता है, ये सारा डिटेल बताने के बाद हम लोग कुछ टर्म का डिस्कशन कर रहे थे। और उस टर्म में हम लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया था, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी पढ़ लिया था, एंगुलर एसिलेशन पढ़ लिया था, फिर एंगुलर एसिलेशन और लीनियर एसिलेशन के बीच रिलेशन पढ़ लिया था। अब इसी क्रम में अगला टर्म लिखिए, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन। सेंट्रीपिटल एसिलरेशन अगला टर्म है ये। तो देखिए, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन होता क्या है। आपको बताया गया है कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर निश्चित रूप से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण जो एसिलेशन प्रोड्यूस होता है उसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहते हैं। यानी सेंट्रीपिटल एसिलेशन का एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल पर लगने वाला वह एसिलेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है उसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उस पार्टिकल पर, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक एसिलेशन काम करता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एसिलेशन या रेडियल एसिलेशन भी कहते हैं और इसको एसी से डिनोट करते हैं। पार्टिकल कहीं भी जाएगी उस पर सेंटर की तरफ एसिलेशन वर्क करेगा और इसी एसिलेशन को सेंट्रीपिटल या रेडियल एसिलेशन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये सेंट्रीपिटल एसिलेशन प्रोड्यूस क्यों होता है तो उसका सीधा सा आंसर दे दीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और वही सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एसिलेशन पैदा होता है उसी को सेंट्रीपिटल एसिलेशन या रेडियल एसिलेशन कहते हैं। इसको एसी से डिनोट करते हैं। तो आप सेंट्रीपिटल एसिलेशन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एन एसिलेशन which always directed towards center is called centripetal एसिलेशन। यानी वृत्तिगत करते हुए किसी कण पर लगने वाला वह त्वरण जो सदैव केंद्र की तरफ अभिमुख रहता है, केंद्र की तरफ कार्य करता है, उसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन या हिंदी में अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। सेंट्रीपिटल एसिलेशन की हिंदी होती है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण, ठीक। तो केंद्र की तरफ कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण या सेंटर की तरफ वर्क करने वाले एसिलेशन को सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल एसिलेशन का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसका फार्मूला डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर
सर्कुलर मोशन कर रही है। ये आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है और इसी सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही है। किसी टाइम पर मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट पर है और जब पार्टिकल ए पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं v1। डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल मान लीजिए पहुंच गई पॉइंट बी पर और जब पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं v2। और जब पार्टिकल ए से बी तक पहुंची डेल्टा टी टाइम में तो इस दौरान पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस आर है सर्कुलर मोशन कर रही है। किसी टाइम पर पार्टिकल पॉइंट ए पर है और डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल पहुंच गई बी पर। पार्टिकल जब ए पर थी तो उसकी वेलोसिटी थी v1, पार्टिकल जब बी पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2। और जब पार्टिकल ए से बी तक की यात्रा की तो इस दौरान पार्टिकल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन हो गया डेल्टा थीटा। ठीक, चूंकि ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर माना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन पूरी यात्रा में स्पीड नहीं बदलेगी। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बार पीछे जो हम सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे तो उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काफी डिटेल पढ़ाए थे। एक बार वीडियो उसको देख लीजिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है, क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या नहीं कांस्टेंट रहता है और नॉन यूनिफॉर्म में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट नहीं रहता है। डिटेल हम पढ़ा लिखा दिए हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो पूरे यात्रा के दौरान वेलोसिटी तो चेंज होती है, इसलिए ए पर वेलोसिटी हमने v1 लिख दिया, बी पर v2 लिख दिया, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और आप जानते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं, यानी यहां पर वेलोसिटी वेक्टर v1 से रिप्रेजेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड v1 हो जाएगा। वेलोसिटी बी पर वेलोसिटी को v2 से रिप्रेजेंट करते हैं, v2 का मैग्नीट्यूड v2 हो जाएगा। और हमने बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन स्पीड नहीं चेंज होगी। तो वेलोसिटी v1 का मैग्नीट्यूड स्पीड है, v2 का भी मैग्नीट्यूड स्पीड है, ये नहीं चेंज होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो जब v1 v2 बराबर है तो इसको हम v मान ले रहे हैं। ठीक, अब आप जानते हो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये आप जानते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर एक ही एक्सीलरेशन ही काम करेगा, सेंट्रीपिटल, ये भी बताए हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल ही होगा, क्योंकि यही एक एक्सीलरेशन होता ही है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और उसमें डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, सेंट्रीपिटल आ जाएगा। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो लिखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v2 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई v1। अब हमें v2 में से v1 को माइनस करना है, तो v2 का डायरेक्शन यहां देख रहे हैं इस तरफ है, तो v2 को इस तरफ बना लीजिए। अब माइनस v1 ऊपर की तरफ है तो v1 को इधर बना लीजिए। अब हमें इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना है। तो आप जानते हो कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करने का एक तरीका तो ट्रायंगल मेथड ही है और दूसरा पैरेललोग्राम मेथड है। तो यदि हम इनको ट्रायंगल मेथड से सबट्रैक्ट करेंगे तो एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा, लेकिन यदि पैरेललोग्राम मेथड से सबट्रैक्ट करेंगे तब दोनों का टेल जुड़ेगा। तो मान लीजिए इनको हम पैरेललोग्राम मेथड से सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों का टेल जुड़ेगा। तो अब यदि हम इनको सबट्रैक्ट करना चाहते हैं पैरेललोग्राम मेथड से तो दोनों का टेल जोड़ दीजिए। ठीक, अब ये हो गया वेक्टर v2
और ये हो गया वेक्टर v1। और इनके देखिए जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है v1 और v2 के बीच का एंगल भी वही होगा, इसलिए डेल्टा थीटा हो गया। अब चूंकि वेक्टर मेथड से अरे पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए दोनों के टेल को जोड़कर एक पैरेललोग्राम बना देंगे। अब यदि ये डायगोनल खींचते हैं तो वो इन दोनों का सम होगा, और ये डायगोनल खींच देते हैं तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। और v2 और v1 के डिफरेंस को हम डेल्टा v से लिखे हैं, इसलिए ये वेक्टर डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है ना, दो वेक्टर का टेल जोड़ दो और पैरेललोग्राम बना दो। ये डायगोनल खींच दोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा, और ये डायगोनल खींच दोगे तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो चूंकि v2 और v1 का डिफरेंस हमने डेल्टा v से लिखा है, इसलिए ये वेक्टर डेल्टा v हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जब डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल होगा तो यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फार्मूला लगा सकते हो। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क यानी डेल्टा v अपॉन रेडियस, इन दोनों में से कोई, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें से कोई भी लिख सकते हो या इसको भी लिख दीजिए। ठीक है ना, यहां पर जब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लेते हैं तो वेक्टर नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा v होगा, और इन दोनों का चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए v1 लीजिए चाहे v2 लीजिए चाहे v ले लीजिए। अब यहां से डेल्टा v इज इक्वल टू हो गया v इंटू डेल्टा थीटा। अब क्या कीजिए, डेल्टा v की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा v इन इक्वेशन 1 पुट करिए, तो एसिलेशन इज इक्वल टू डेल्टा v की जगह आप रख दीजिए v इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। जैसा कि आप जानते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो इसलिए सेंटीपिटल एसिलेशन का फार्मूला आ गया AC इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। चूंकि आप ये भी फार्मूला पढ़े हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यदि हम v की जगह आर ओमेगा रख दें तब सेंटीपिटल एसिलेशन का फार्मूला हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होगा। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो इसी में यदि ओमेगा की जगह v बाई आर रख दिया जाए यहां पर, तो v बाई आर रख दोगे तब AC का फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। यानी सेंटीपिटल एसिलेशन निकालने के आपके पास 3 फार्मूले हो गए। इनमें से किसी भी फार्मूला का यूज आप कर सकते हो। एक फार्मूला है v इंटू ओमेगा, एक है आर ओमेगा स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें से जब भी आपको कभी सेंटीपिटल एसिलेशन निकालने को आए तो इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी पता है तो इसी का यूज कर लो। यदि कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो इसका यूज कर लीजिए, या कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया है तो इसका यूज कर लीजिए। तो इन तीनों में से किसी से भी सेंटीपिटल एसिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने बताया कि ये मोस्टली एग्जाम में ये सेंटीपिटल एसिलेशन का फार्मूला डिराइव करने के लिए दिया जाता है। मेहनत से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टर्म इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का यदि डेफिनेशन पूछा जाए तो बता दे कि सर्कुलर मोशन करने वाली किसी पार्टिकल पर लगने वाला वह फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ
डायरेक्टेड होता है और सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी ए फोर्स विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नेवर बी पॉसिबल। यानी सर्कुलर मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रही है तो सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल पर हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस तरह सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जब पार्टिकल यहाँ आएगी तो फोर्स, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ आएगी तो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ आएगी तो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये पार्टिकल जब तक सर्कुलर मोशन करती रहेगी हर पॉइंट पर इस पर फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। और हम इस पर डिटेल चर्चा कर चुके हैं जब मैं बताया था कि सर्कुलर मोशन क्यों होता है, तो उस समय आपसे बहुत डिटेल चर्चा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की थी और बताया था कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। तो वह फोर्स जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो आप एक फार्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तो पढ़े हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब हम फोर्स सेंट्रीपिटल निकालना है तो सेंट्रीपिटल, तो एक्सीलरेशन भी सेंट्रीपिटल लेंगे। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी एसी। और अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फार्मूला बताया था वी ओमेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला हो जाएगा एम वी ओमेगा। अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फार्मूला बताया था आर ओमेगा स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर इनटू मास, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। फिर हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फार्मूला बताया था वी स्क्वायर अपॉन आर, और फिर मास रख दीजिए तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स किस पार्टिकल पे कितना लग रहा है यदि निकालना हो तो ज़्यादातर हम लोग एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है जब भी पूछा जाए तो या तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर बता दीजिए या एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बता दीजिए। इसमें से कोई भी फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप जो सर्कुलर मोशन का मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था हमने कि सर्कुलर मोशन क्या है, क्यों होता है, कितने तरह का होता है, उस वीडियो को एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्यों है, क्या इसका रोल है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो बताया हूँ और ये फिगर बना के इसका फार्मूला ये जरूर याद कर जाइएगा। और ये भी हमने बताया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो ये हमने बताया था कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स दुनिया की कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो निश्चित रूप से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती, निश्चित रूप से नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसमें आगे दो एक छोटी छोटी चीजें, हाँ इतना जरूर याद रखना कि कोई भी दुनिया की पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन करना चाह रही है तो वो तभी सर्कुलर मोशन कर सकती है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेकंड भी सर्कुलर मोशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब यहां पर कुछ छोटी छोटी कुछ चीजें, जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब कोई साइकिल सवार, जब कोई साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है या किसी कर्व रोड पे मुड़ता है तो वह सेंटर की ओर क्यों झुक जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी साइकिलिस्ट जब कर्व ट्रैक पर या किसी घुमाव पर जब मोशन करता है, गति करता है, तो वह अपने आप को सेंटर की तरफ क्यों झुका लेता है। ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो इसका आप जवाब क्या देंगे, ध्यान से समझिए, या यहां हेडिंग भी डाल सकते हो, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कुलर पाथ है और एक साइक्लिस्ट इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो आप जानते हो कि जितने देर तक साइक्लिस्ट इस सर्कुलर पाथ पे चलेगा उतने देर तक इसका मोशन सर्कुलर होगा, और सर्कुलर होगा तो सर्कुलर मोशन के लिए साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी, और साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है। जब कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका मोशन, जितने देर तक वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा उतने देर तक उसका मोशन सर्कुलर होगा, और हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो साइक्लिस्ट जब इस पाथ पे चलता है और यहां से यहां तक उसका मोशन सर्कुलर होगा, तो इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स उसको टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है, और जब टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल मिल जाता है तो आराम से साइक्लिस्ट इस सर्कुलर पाथ पे चल जाता है, गति कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जितनी सेंट्रीपिटल की जरूरत है वो टायर या सड़क के बीच के फ्रिक्शन से नहीं मिल पाता। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मास बहुत ज्यादा हो, स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ने लगती है, और तब कभी कभी ऐसा देखा गया है कि साइकिल के टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन साइक्लिस्ट को जितनी जरूरत है उतना सेंट्रीपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाता। और जब साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो और साइक्लिस्ट को जितनी जरूरत है उतना टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से यदि सेंट्रीपिटल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में साइक्लिस्ट के ओवरटर्न यानी बाहर की ओर उलट जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसके टायर और सड़क के बीच का जो फ्रिक्शन है वह साइक्लिस्ट को पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे केस में जब साइक्लिस्ट को पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पा रहा है तो साइक्लिस्ट बाहर की तरफ उलट जाएगा। इसलिए साइक्लिस्ट अपने आप को बाहर की तरफ उलटने से बचाने के लिए अपने आप को सेंटर की तरफ झुका देता है, अपने आप को सेंटर की तरफ झुका देता है। तो मान लीजिए साइक्लिस्ट ऐसे है, वो सेंटर की तरफ अपने आप को झुका दिया। अब सेंटर की तरफ झुकाने से हुआ क्या, जब साइक्लिस्ट सेंटर की तरफ झुका तो साइक्लिस्ट का तो वेट ऐसे काम करेगा ही। जब साइक्लिस्ट सेंटर की तरफ झुका तो सड़क का जो रिएक्शन साइक्लिस्ट पर लग रहा था वो रिएक्शन भी झुक गया। जैसे जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हम सरफेस को दबाते हैं, और जब सरफेस को दबाते हैं तो सरफेस भी हमारे ऊपर एक रिएक्शन लगाता है। ठीक, तो जब हम जैसे मान लीजिए एक सीधा खड़े हैं तो ये पेन हमारे हाथ को दबा रहा है, तो हाथ भी इस पेन पर रिएक्शन लगा रहा है। लेकिन यदि पेन झुका दिया जाए तो हमारे हाथ द्वारा जो पेन पर रिएक्शन लग रहा है वो भी झुक जाएगा। तो जब कोई साइकिलिस्ट सेंटर की तरफ झुकता है तो सड़क का जो रिएक्शन साइकिलिस्ट पर लगता है वो रिएक्शन भी झुक जाता है, और जब रिएक्शन झुक जाता है तो रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आर कास थीटा और एक आर साइन थीटा। ये आर कास थीटा साइक्लिस्ट के वेट को बैलेंस कर लेता है, इसीलिए साइक्लिस्ट झुकने के बाद भी गिरता नहीं है। और ये आर साइन थीटा साइक्लिस्ट को पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। आर साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया और आर कास थीटा ने साइक्लिस्ट के वेट को बैलेंस कर दिया। तो इस तरह साइक्लिस्ट को इसके वजह से पर्याप्त सेंट्रीपिटल भी मिल गया, और जब पर्याप्त सेंट्रीपिटल मिल गया तो आराम से सर्कुलर मोशन कर लेगा, सर्कुलर पाथ पे चल लेगा। और चूंकि आर कास थीटा वेट को बैलेंस कर लिया इसलिए झुकने के बावजूद साइक्लिस्ट गिरता नहीं है। अब इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी।
इसी पर न्यूमेरिकल आता है। कभी कभी पूछ देता है कि साइक्लिस्ट को कितने एंगल झुकना चाहिए, या साइक्लिस्ट इतने एंगल झुक रहा है, रेडियस इतनी है सर्कुलर पाथ की, तो किस वेलोसिटी से साइक्लिस्ट को पार करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल आता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि यदि आपसे कभी कोई पूछे कि साइक्लिस्ट जब किसी सर्कुलर रोड पे चलता है तो अपने आप को सेंटर की तरफ क्यों झुका लेता है, तो उसका सीधा आंसर बता दीजिएगा कि जब कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे चलता है तो उसका मोशन सर्कुलर होता है, और सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे चला और उसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है वो टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन से नहीं मिल पाती। तो ऐसे केस में ज़रूरत भर का सेंट्रीपिटल फोर्स जब साइक्लिस्ट को नहीं मिल पाएगा तो साइक्लिस्ट के ओवरटर्न यानी बाहर की ओर उलटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साइक्लिस्ट अपने आप को बाहर की तरफ गिरने से बचाने के लिए सेंटर की तरफ अपने आप को झुका लेता है। जब साइक्लिस्ट अपने आप को सेंटर की तरफ झुका लेगा तो सड़क का जो रिएक्शन साइक्लिस्ट पर लगता है वह रिएक्शन भी झुक जाएगा, और जब रिएक्शन किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो गया तो उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आर cos थीटा, एक आर sin थीटा। आर cos थीटा साइक्लिस्ट के वेट को बैलेंस कर लेता है और आर sin थीटा साइक्लिस्ट को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देता है। तो आर sin थीटा ने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दिया और आर cos थीटा ने वेट को बैलेंस कर दिया। तो जब वेट बैलेंस हो गया तो झुकने के बाद भी साइक्लिस्ट गिरेगा नहीं, और आर sin थीटा ने पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, इसलिए आराम से साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ को पार कर जाता है, और इसी पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग, मोशन ऑफ फोर व्हीलर ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, या इसको लिख सकते हो मोशन ऑफ कार ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ कार ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, मान लीजिए एक सड़क है जो सर्कुलर है और पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, एकदम बराबर है। इस पर एक कार चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो जितने देर तक इस सड़क पे कार चलेगी, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक चूंकि कार सड़क पर चल रही है और सड़क सर्कुलर है, इसलिए यहां से यहां तक कार का मोशन सर्कुलर होगा। तो जब यहां से यहां तक कार सर्कुलर मोशन करेगी तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कार को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक कार को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, तो बता दीजिए सड़क और टायर के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है। ठीक, मान लीजिए सड़क और टायर के बीच के फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल मिल गया, और कार का वेट हम मान ले रहे हैं mg, और कार के आगे दोनों पहिए भी सड़क को दबा रहे हैं। जैसे कार में 4 पहिए होते हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, तो दोनों लेफ्ट साइड वाले भी सड़क को दबाते हैं, इसलिए सड़क उन पर भी रिएक्शन लगाती है, और राइट साइड वाले भी दोनों पहिए सड़क को दबाते हैं, इसलिए सड़क उन पर भी रिएक्शन लगाती है। तो इन पहियों पर सड़क द्वारा लगाया गया रिएक्शन R1 है, इस पर R2 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कोई भी कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे मोशन करती है सर्कुलर, तो उसको सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलता है, तो बता दीजिए कि टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से। यानी यहां पर कार यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो कार को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला, टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से। यानी फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू कार। और जब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है तो एक बात और याद रख लीजिए, जो फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है उस फोर्स की वैल्यू या तो सेंट्रीपिटल के बराबर हो या सेंट्रीपिटल से ज्यादा हो, तभी वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर सकता है। तो यदि कार सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो इसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन दे रहा है,
इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी या सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगी, यानी फ्रिक्शन या तो इक्वल या ग्रेटर हो सेंट्रीपिटल फोर्स के, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएगा। और इस बात को याद रखना कि फ्रिक्शन ही नहीं, जो भी फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए, उनकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के या तो बराबर होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर पाएंगे, वरना सेंट्रीपिटल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब फ्रिक्शन हो गया F1 + F2, ये ज्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब आपको जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन का फार्मूला बताएंगे। फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू इंटू आर। म्यू को फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो F1 की जगह म्यू इंटू R1, F2 की जगह म्यू इंटू R2। चूंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट सड़क के नेचर पर डिपेंड करता है, तो दोनों पहियों के लिए सड़क एक ही है, इसलिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम होगा, इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां से म्यू कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा R1 + R2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू mv²/r। अब R1 R2 जो रिएक्शन है, इसकी वैल्यू वेट के बराबर होती है, ये हो जाएगा म्यू mg इज ग्रेटर आर इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया v² इज लेस आर इक्वल टू म्यू rg, या v इज लेस आर इक्वल टू √म्यू rg। यानी सर्कुलर पाथ पर कार को चलने के लिए, सेफली चलने के लिए, कार की वेलोसिटी √म्यू rg के या तो बराबर हो या उससे कम हो। यानी पूछा जाता है कि कोई भी कार यदि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है तो कार सेफली सड़क को क्रॉस कर जाए, कार सुरक्षित रूप से इस सड़क पर मोशन कर ले, इसके लिए कार की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो बता दीजिए कि किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे सुरक्षित यात्रा के लिए, सेफ मोशन के लिए कार की वेलोसिटी √म्यू rg के या तो इक्वल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। यानी वेलोसिटी अधिक से अधिक आप √म्यू rg रख सकते हैं। यदि आपका कार की वेलोसिटी अधिक से अधिक इतनी है तो आप आराम से सर्कुलर पाथ को पार कर जाएंगे, और इसीलिए इस वेलोसिटी को मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कहते हैं। इसको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि ये कार सड़क पे चल रही है, उसके लिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बताइए, तो इसी से लग जाता है। या कभी कभी वेलोसिटी दे देता है और पूछता है क्या यह सड़क को आराम से कार पार कर जाएगी, उलट जाएगी बीचवे में, तो आप क्या कीजिए, इस फार्मूले से म्यू rg, म्यू की वैल्यू, r की वैल्यू, g की वैल्यू रख लीजिए। यदि इसकी वैल्यू जो दिया है वेलोसिटी उसके बराबर है, तब तो कह दीजिए कार क्रॉस कर लेगी, और यदि इससे कम है, अरे इससे ज्यादा है, तो बोल दीजिए कार बीच में उलट जाएगी, ठीक है। लेकिन ये रहा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। एक और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने इसको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखा भी होगा कि पूछा जाता है कि क्या कारण है कि सड़कें जब घुमावदार जहां होती हैं वहां पर सड़कों का बाहरी किनारा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। आप गौर से देखेंगे तो जब भी कोई सड़क कहीं कर्व ली है और ऐसे मुड़ी हुई है, तो जहां पे घुमाव है वहां पर सड़क का जो बाहरी किनारा है वो थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है और भीतरी किनारा नीचे कर दिया जाता है। तो पूछा जैसे ऐसे मान लीजिए ये सड़क है, तो उसका बाहरी किनारा ऊंचा कर दिया गया h मीटर ऊंचा, और मान लीजिए थीटा एंगल है। तो पूछा यही, मान लीजिए सड़क की चौड़ाई b है, तो यही पूछा जाता है कि कारण क्या है कि जब कोई सड़क घुमावदार मोड़ पर होती है या घुमाव पर होती है तो वहां पर सड़क का जो बाहरी किनारा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ठीक, तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई साइकिलिस्ट किसी कर्व रोड पे चलता है तो उसका मोशन सर्कुलर होता है, और सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है।
जो टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी यदि स्पीड ज़्यादा है तो उस समय टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन आपको जरूरत भर का सेंटीमीटर प्रोवाइड नहीं कर पाता और उस समय उलटने की संभावना हो जाती है। इसलिए साइकिलिस्ट अपने आप को उलटने से बचाने के लिए सेंटर की तरफ झुका लेता है। तो मान लो 2 पहिया है तो सेंटर की तरफ झुक जाएगा। अब यदि कार से चल रहे हो सर्कुलर पाथ पर तो आपका मोशन सर्कुलर होगा और सर्कुलर मोशन के लिए वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी और टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन से ही मिलेगा। मान लीजिए यदि फ्रिक्शन पर्याप्त सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे रहा है, खूब तेज कार से जा रहे हो तो उस केस में कार तो उलट जाएगा और कार को उलटने से बचाने के लिए कारवा तो सेंटर की तरफ झुक नहीं जाएगी। इसलिए सड़कें ही ऐसी बना दी जाती हैं कि जब इस पर कार चले तो अपने आप सेंटर की तरफ झुक जाए। ठीक, अब मान लीजिए कार सेंटर की तरफ झुक गई। अब कार का वेट ये है, तो जब कार सेंटर की तरफ झुक गई तो सड़क का रिएक्शन जो कार पर लग रहा है वो भी झुक जाएगा। अब यहां रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आर कास थीटा और एक आर साइन थीटा। आर कास थीटा कार के वेट को बैलेंस कर लेगा और आर साइन थीटा कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। इसलिए आराम से कार सर्कुलर पाथ को पार कर जाएगी। अब इसको यदि इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड किया जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या यहां से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की जगह h बाई वी रख दीजिए। इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, सड़क की चौड़ाई भी है और नहीं कभी कभी एंगल पूछ देता है कि कितने एंगल पर इंक्लाइन होना चाहिए। तो इसी को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो आपसे पूछा जाता है कि सड़कें जहां घुमाव पर होती हैं तो उनका बाहरी किनारा क्यों उठा दिया जाता है, तो आप सीधा बता दीजिए कि जब सड़कें घुमाव पर होती हैं, मोड़ पर होती हैं, तो उस पर जब कार चलती है तो कार का मोशन सर्कुलर होता है और सर्कुलर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है जो कार के टायर और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार की स्पीड वगैरह ज़्यादा हो तो वहाँ पर टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन कार को सेंट्रीपिटल नहीं दे पाएगा और जब पर्याप्त जितना जरूरत है सेंट्रीपिटल नहीं दे पाएगा तो कार के उलट जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए कार को उलटने से बचाने के लिए सड़कों का बाहरी किनारा उठा दिया जाता है ऐसे। तो जब बाहरी किनारा उठ जाएगा तो उस पर कार चलेगी, कार सेंटर की तरफ झुक जाएगी और जब कार सेंटर की तरफ झुकेगी तो सड़क का रिएक्शन जो कार पर लग रहा था वो भी थीटा डिग्री झुक जाएगा और तब रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आर कास थीटा एक आर साइन थीटा। आर कास थीटा कार के वेट को बैलेंस कर लेगा, इसलिए झुकने के बावजूद कार गिरेगी नहीं और आर साइन थीटा कार को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा, इसलिए आराम से कार झुकने के बाद गिरी भी नहीं और जितनी जरूरत है उतनी सेंट्रीपिटल भी मिल गई और आराम से कार इस सर्कुलर ट्रैक को पार कर जाएगी। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो थोड़ा सा टॉपिक बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।